नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अमेरिका। फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर पीएम का भव्य स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की द्विपक्षीय बातचीत। विल्मिंगटन में क्वाड समिट में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में जोर शोर से चल रहा है चुनाव प्रचार। अमित शाह ने की मेंढर और सूरनकोट में जनसभा। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बताया सूबे की बेहाली का जिम्मेदार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जम्मू में बीजेपी पर किया पलटवार। रोचक हुआ हरियाणा का रण। कांग्रेस से नाराज कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बीजेपी नेता मनोहर लाल ने कहा, कुछ बातें रणनीतिक होती हैं। अब शैलजा के अगले कदम पर टिकी नजरें। आतिशी ने संभाली दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई शपथ। आतिशी के साथ कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने भी ली शपथ। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन के अलावा नए चेहरे मुकेश कुमार अहलावत भी कैबिनेट में शामिल। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म। वोटों की गिनती जारी। कल आने वाले नतीजों पर भारत समेत विश्व की नजर। रानिल विक्रमसिंघे, साजिद प्रेमदासा, अनुराग कुमारा दिसानायके और नमल राजपक्षे चुनावी मैदान में। और तीसरे दिन का खेल खत्म। भारत के 515 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 4 विकेट पर बनाए 158 रन। भारत पहला टेस्ट अपने नाम करने से सिर्फ 6 विकेट दूर। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक जारी है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी बाइडेन के आवास ग्रीनविले पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और दोनों नेताओं की काफी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर फिलाडेल्फिया पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी अनेक उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। फिलाडेल्फिया हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े पोस्टर भी लेकर लोग आए थे, जिस पर पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों ने उनके नाम के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। मोदी है तो मंदिर है। तो काफ़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी सभी का वहां पर आभार जताया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं, काफ़ी उत्साह वहां पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री को लेकर देखा गया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया में जब होटल पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।
इस तरह से स्वागत हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फिलाडेल्फिया में जब वो यहाँ पहुंचे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि यूएस के अंदर 4.5 मिलियन की जो आबादी है वो यहाँ रहती है, जो भारतीय समुदाय है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दिवाली और नवरात्रि पहले ही आ गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगमन के साथ ही इस बार यूएस के अंदर। हम जानते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे आप काफी ज्यादा खुश है। क्या दिवाली और नवरात्रि जल्दी आ गई यूएस में इस बार? अच्छा, अगर गुजराती क्राउड हमारे साथ है, एक गुजराती गाना तो बनता है आज का। ये तो गुजराती के गरबे हम लोग नवरात्रि में सुनते हैं, लेकिन यूएस वालों के लिए नवरात्रि इस बार जल्दी आ गई। लेकिन एक बार बताइए, पीएम की कौन सी बात आप लोग को अच्छी लगती है? क्या प्राउड कराता है आपको? स्वच्छ भारत, उन्होंने बहुत ही अच्छी सी स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट किया है। वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट एंड इट्स रियली हेल्दी फॉर द इंडिया पीपल टू। पीएम की कौन सी बात अच्छी लगती है? क्यों प्राउड महसूस होता है? कैसी कौन सी बात है आपको? राम मंदिर। We were waiting for so long. He has done for India and US. That's the best thing that he has done. He is amazing. He has done so much. Proud of it. तो जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत ही बेहद खास अंदाज में स्वागत किया गया और यूएस वासियों के लिए दिवाली, नवरात्रि और त्योहारी मौसम इस बार जल्दी आ गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर यूएस के यात्रा पर है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज, फिलाडेल्फिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। पीएम मोदी रविवार को न्यूयॉर्क शहर में मोदी एंड यूएस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भारतीय समुदाय ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। उनसे बातचीत करना हमेशा खुशी देता है। रविवार 22 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9:30 बजे मैं न्यूयॉर्क शहर में मोदी एंड यूएस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। आइए उन गहरे संबंधों का जश्न मनाएं जो हमारे देशों को जोड़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आस्था और भक्ति के सागर में हो जाए सराबोर। प्रभु राम के दर्शन कर भक्ति में हो लीन। देखिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से रामलला की भव्य और दिव्य आरती का नित्य सजीव प्रसारण हर दिन सुबह 6 बजे डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमृतपाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी बायलैटरल चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में। ये पहली इनकी एंगेजमेंट है दिन की, जब ये आज सुबह यहाँ पहुँचे प्रधानमंत्री मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पे लैंड किए, उसके बाद कुछ वहाँ डायस्पोरा था उनसे मिले। उसके बाद यहाँ विल्मिंगटन जो डेलावेयर स्टेट है उसमें एक शहर है विल्मिंगटन, वहाँ पहुँचे। एक होटल में वहाँ डायस्पोरा था, लोगों में उत्साह था, उनसे मिले और फिर तुरंत उसके बाद वो राष्ट्रपति बाइडेन के घर चले गए। राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ डेलावेयर से बिलोंग करते हैं, यहीं पले बड़े हैं और उनका जो पुश्तैनी घर है वो भी यहीं है, जहाँ पर राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट कर रहे हैं और वहाँ एक बायलैटरल मीटिंग चल रही है। जी, पक्षीय मुलाकात है, जो बातचीत है, ये कितनी महत्वपूर्ण है? क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विषय हैं जो इस बातचीत में आ रहे हैं वहाँ पर?
देखिए, पूरा गैमेट ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में। तो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसके सभी एस्पेक्ट्स, चाहे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस टाइज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, को प्रोडक्शन, जो क्वाड में दोनों देश कैसे देखते हैं उस पर विचारों का आदान प्रदान, और उसके बाद जो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर खास करके बात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत की अप्रोच क्या है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, चाहे वो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो या यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो। और वेस्ट ये बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों से है जो दोनों ग्रुपिंग्स में एक्सेप्टेबल है, वेस्ट में भी और रूस में भी। प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया था, राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, वहीं फिर बाद में जब यूरोप का दौरा किया तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कुछ फॉर्मुलेशंस भी रखी और कहा कि अगर नेगोशिएशन होती है तो उसमें भारत अपना रोल प्ले करने को तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि किस तरीके से भारत इसमें मध्यस्थता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या वैसा माहौल क्रिएट करने में क्या भूमिका अदा कर सकता है। तो इन मुद्दों के बारे में बात होगी। मिडिल ईस्ट में तो आप जानते हैं, वेस्ट एशिया में कि हाल के दिनों में कैसे एस्केलेशन हुई, उस पर भी भारत, क्योंकि भारत फ़िलिस्तीनियों को भी एड देता है। भारत मानता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर फ़िलिस्तीनी लोगों के मुद्दे पर उनके साथ है, उनको एड देता है, गज़ा में एड भेजी है, वहीं इजराइल से भी बात करता है। तो भारत एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के जल्द खात्मे में। तो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इन्हीं मुद्दों पर अभी प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही होगी। जी, बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर भी अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुई थी तो ये मुद्दा वहाँ पर आया था। बिल्कुल, बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है दोनों देशों के लिए। पहले भारत के लिए, क्योंकि भारत के तो बिल्कुल नेबरहुड में है, जो बांग्लादेश में होता है उसका डायरेक्ट असर भारत की एक तो सिक्योरिटी व्यवस्था, दूसरा खित्ते की जो आर्म स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उस पर पड़ता है। तो अमेरिका क्योंकि एक वर्ल्ड लीडर है और बांग्लादेश में अमेरिका पर भी काफ़ी आरोप लगे, तो दोनों देश चाहेंगे कि इस मुद्दे को डिस्कस किया जाए और इसमें एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ाया जाए कि वो देश वापस, ठीक है शेख हसीना गई और वहाँ वो बांग्लादेशियों का डिसीजन था, पर वहाँ स्थिरता कैसे आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आए, इस पर आदान प्रदान होगा। क्योंकि मोहम्मद यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी की ने भी बात की है, राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बात की है। तो दोनों अपनी एक असेसमेंट शेयर करेंगे कि बांग्लादेश किस राह पे जा रहा है और वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए, क्योंकि ये तो एक तरह की सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जो अभी वहाँ पे है, पर उसको वापस डेमोक्रेसी की राह पर जल्द से जल्द कैसे लाया जा सके उस बारे में बातचीत होगी। जी अमृतपाल, इसके अलावा अब कुछ देर के बाद जब क्वाड की बैठक होगी और क्वाड को लेकर के अगर हम बातचीत करें तो क्वाड में जो अभी का वर्तमान जो परिदृश्य है, चाहे हम क्षेत्रीय परिदृश्य की बात करें या ग्लोबल परिदृश्य की बात करें, तो क्वाड की बैठक कितनी अहम हो जाती है आज की तारीख की अगर हम बात करें तो? अच्छा, चलें, क्वाड काफ़ी एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है, एक अहम समूह है जो एक इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पूरे जो इंडिया पैसिफिक रीजन है उसकी शांति में, उसकी इंक्लूसिव नेचर में और उस जो खित्ते के मुल्क हैं उनकी डेवलपमेंट पे। जब ये चौथी राष्ट्रपति की ओर से एक ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स पार्टनरशिप विथ इंडिया इज स्ट्रॉन्गर, क्लोजर एंड मोर डायनामिक देन एनी टाइम इन हिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईच टाइम वी सिट डाउन आई एम स्ट्रक बाय आवर एबिलिटी टू। तो ये ट्वीट किया है प्रेसिडेंट बाइडेन की ओर से और इससे ये पता चलता है कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने मजबूत हैं और लगातार ये कितने मजबूत होते जा रहे हैं।
राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ये ट्वीट किया गया है। दूसरी लाइन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ईच टाइम वी सिट डाउन आई एम स्ट्रक बाय आवर एबिलिटी टू फाइंड न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, टुडे वाज नो डिफरेंट। तो ये ट्वीट अपने आप में एक पूरी कहानी को बयां करता है कि किस तरह से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो लीक से हटकर संबंध हैं और लगातार वो संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ये ट्वीट किया गया है, जो हम अपनी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये ट्वीट अपने आप में बताता है कि दोनों देशों के बीच में किस तरह की नज़दीकी है और दुनिया के चाहे वो क्षेत्रीय समस्याएं हों, ग्लोबल समस्याएं हों, उनसे निजात पाने में भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी कारगर हो सकती है। ये ट्वीट अपने आप में वो पूरी कहानी बयां करता है। तो प्रेसिडेंट बाइडेन की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह बता रहे थे कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय बातचीत चल रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत है। चाहे हम रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें या उसके अलावा जो इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी हम बात करें, या क्षेत्रीय मुद्दे हैं जैसे बांग्लादेश का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह बता रहे हैं कि वहाँ पर बातचीत होने की पूरी संभावना वहाँ पर है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने आवास पर पीएम मोदी की मेजबानी की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्रीनविले, डेलावेयर में होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे एक महत्वपूर्ण यात्रा की विशेष शुरुआत बताया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमृतपाल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट से ही ये पता चलता है कि दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत हैं और ये लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, जो जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के थना मंडी विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि भाजपा यहां के पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको नौकरी में आरक्षण मिला है, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। आप तो संतुष्ट हो कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास 1 की। अरे क्लास 1 सी नौकरी से कुछ नहीं होता। इतने सालों से अन्याय हुआ है, जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता तब तक आपका अन्याय दूर नहीं। और ये प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी, गुर्जर बच्चे भी, बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाए। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने राज्य के लोगों को अधिकारों से वंचित रखा। वहीं धारा 370 के मुद्दे पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कोई भी पार्टी धारा 370 को वापस नहीं ला सकती। सालों के लिए यहाँ के लोगों के अधिकार छीने, लोकतंत्र से दूर रखा,
हमारा ये रजौरी पुंछ पहाड़ी एरिया क्यों अब तक विकास से महरूम रह गया? कौन जिम्मेदार? ये पीडीपी और कांग्रेस और एनसी जिम्मेदार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है, धारा 370 वापिस निकाल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि एनसी ने अपने एजेंडा में रखा है, मैं यहां से अब्दुल्ला परिवार को कहकर जाता हूं, उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, धारा 370 अब नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज जम्मू में प्रचार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के उम्मीदवार ताराचंद के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जम्मू पहुंचे खड़गे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर पलटवार किया। खड़गे ने यहां एक बार फिर मैनिफेस्टो में किए गए वादों को दोहराया। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है। 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं। लोग अपने रोजमर्रा के मुद्दों का समाधान चाहते हैं, इसलिए वो न केवल यहां सार्वजनिक बैठकों में भाग ले रहे हैं, बल्कि 25 तारीख को मतदान करके वो अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे। लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि इस परेशानी का कोई इलाज हो। जो रोजमर्रा के इनके मसले हैं, चाहे बिजली को लेके, पानी को लेके, बच्चों के प्लेग्राउंड को लेके, यहाँ सड़क की बात को, इन सब चीजों का भी लोगों को एक हल चाहिए। और इसलिए वो यहाँ न सिर्फ जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 25 तारीख को जब वोट डालना होगा तो वोट भी अपना इस्तेमाल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। ये बात तो दुनिया के सामने आ चुकी है, तो क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं? पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता मनोहर लाल इसका जवाब संकेतों में दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर अब ताज़ा बयान ये आया है कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, उसे रणनीतिक ही रहने दें। आपको वो दोनों बयान सुनाते हैं। में आ रहा है कि मनोहर लाल जी कुछ दिनों में बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आप देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया है, जनता को बताने की जरूरत है। आखिर कुमारी शैलजा को लेकर अटकलों का दौर क्यों चल रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक आकांक्षा। हरियाणा की सियासत में अपना रसूख और बढ़ाने के इरादे से शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थीं। ये इच्छा उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाहिर भी कर दी, जिसके बाद हुड्डा खेमे की बेचैनी बढ़ गई। सभी जानते हैं कि हुड्डा और कुमारी शैलजा में 36 का आंकड़ा है और ये भी जानते हैं कि हुड्डा परिवार के आगे आलाकमान नतमस्तक है। वैसे शैलजा अभी सिरसा से लोकसभा की सांसद हैं, लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया। इसके बाद से ही शैलजा अपनी पार्टी से खिंची नजर आ रही हैं। इस नाजुक हालात में उन्हें पार्टी के भीतर अपमानजनक बयान का भी सामना करना पड़ा। अब हालात ये हैं कि शैलजा चुनाव प्रचार से बिल्कुल गायब हो गई हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के कथित अपमान पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। भाई, एक आदमी कितनी बार अपमानित होगा, आप मुझे बताइए, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया। हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है।
इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के जो नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने झारखंड के चतरा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन ने भारत की स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रथाओं के साथ खिलवाड़ किया है। झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था, बहनों भाइयों, वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनिवास में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय, मुकेश अहलावत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद की शपथ ली। आतिशी के मंत्रिमंडल में मुकेश अहलावत नया नाम है। बाकी 4 केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने के बाद आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी से पहले स्वर्गीय सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन जमानत के दौरान केजरीवाल पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे, जैसे कि वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, केस से संबंधित गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर एक नया दांव चला है। तो आप नेता आतिशी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आतिशी के साथ ही उनकी सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसके बाद अब आतिशी कैबिनेट में विभागों का भी बंटवारा हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गोपाल राय को 3 और कैलाश गहलोत को 5 और इमरान हुसैन को 2 विभाग दिए गए। इसके साथ ही मुकेश अहलावत को 5 विभाग दिए गए हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के समान है। राहुल गांधी जी की भाषा, कांग्रेस के नेताओं की भाषा और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भाषा, ये सुर सब इकट्ठे मिलते हैं। इनके इरादे एक जैसे दिखते हैं। जो भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन पाते हैं, अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और विदेशों में जाकर भी भारत विरोधी ताकतों से मिलने का काम करते हैं। आज भारत के लोग राहुल गांधी जी और कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत का विरोध और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से सुर मिलाना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मोदी जी की विदेश यात्रा में जब बार बार जाकर भारत का नाम ऊंचा होता है, वो भारत के नाम को बदनाम करने के लिए विरोध कराने का काम भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करे?
पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल माई होम इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। फेस्टिवल में विभिन्न छात्र समूहों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, मोदी सरकार लगातार पूर्वोत्तर राज्यों की उन्नति और प्रगति के लिए प्रयासरत है, जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विशेष करके छोटे छोटे लोगों का सबका बात सुनता था, इसीलिए 10,000 से ज्यादा मिलिटेंसी में काम करने वाले लोग छोड़ के वापस हमारे मुख्य धारा में आए हैं। आज मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहता हूं, पिछले 10 साल में इतना काम हुआ है। हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एयरपोर्ट बन गए हैं, रेलवे लाइन जुड़ गए हैं, हाईवे बन गए, गांव-गांव रास्ता बन गया, बिजली पानी सब पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी ने शुभांकर सरकार को पश्चिम बंगाल के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। शुभांकर सरकार को तत्काल प्रभाव से बतौर अध्यक्ष कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। शुभांकर सरकार को पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष पद सौंपने के साथ ही उन्हें केंद्रीय कांग्रेस समिति के सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष पद से मुक्त कर प्रदेश समिति में बड़ा बदलाव किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन का ये शुरुआती दौर उपलब्धियों भरा रहा है। सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिनसे किसान, महिला, युवा और अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है, जिनकी लोगों द्वारा तारीफ की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा हुआ है। इसमें हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारा चिकित्सा क्षेत्र हो, हमारा सैन्य शक्ति हो, और जैसे कि किसानों के बारे में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की ओर ध्यान दिया है, उनको उर्वरक वगैरह सारी चीज़ें मुहैया की जा रही है। हमारा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है, जो कि न्यूनतम दरों पर औषधियाँ गरीबों को उपलब्ध करवाई जा रही है, और जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, उसके बाद में आपका आयुष्मान कार्ड है, जिसमें गरीबों को जो है मुफ्त इलाज की सुविधा जो प्रदान की गई है, वो एक अनूठी पहल है, और ये हमारे देश के गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि 3.0 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आप जैसा प्रधानमंत्री विश्व में मिलना बहुत मुश्किल है। आपने ऐसी ऐसी योजनाएं अपने देश को दी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। हर योजना सफल योजना है, जो कि आज पूरे देश में बहुत अच्छी चल रही है। आपने विकसित भारत को लेके भारत में जन कल्याण और जनमानस को किस कदर फायदा पहुंचा सकते हो, उनका उत्थान किस तरीके से हो, किस तरीके से उनका स्तर ऊंचा जाए और वो समाज में एक अच्छा अपने आप को बना सके, एक अच्छे स्टेप पे खड़े रह सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके और उनका जीवन स्तर और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल पर आए, किस तरीके से उनको रोजगार मिले। तो इस बात को लेकर के माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर समाज में, हर वर्ग को, हर तबके को, हर जगह उन्होंने विकास की बात की है, जन कल्याण योजनाओं का ढेर लगाया है। पीएम श्री योजना बनाई है, अभी जो स्कूलों का नया नवीनीकरण हो रहा है पीएम श्री स्कूल का, और एक योजना एक ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, हर घर नल योजना। और हर घर नल योजना में मुझे बहुत स्वाभिमान होता है कि मैं बुरहानपुर जिले का निवासी हूँ, और पूरे भारतवर्ष में हर घर नल योजना भारत की सर्वप्रथम जिला कहलाने वाला बुरहानपुर जिला है। किन शब्दों में कहे और कितना अपार धन्यवाद हम दे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अगर निरंतर प्रतिदिन 365 दिन भी अगर वो धन्यवाद की माला लेकर भी रटेगी ना, तो उनका धन्यवाद पूर्ण नहीं होगा। यूपी में रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन बरामदगी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ा झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके सहयोगी अजहर खान की भी जमानत अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। बीती 2 सितंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ये मामला 2022 का है, जब रामपुर के कोतवाली थाने में सफाई मशीन चोरी का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद जौहर यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन बरामद की थी, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया था। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और सहयोगी अजहर खान पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए थे। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच आज सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू संगठन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने शिमला के संजौली में हुए पुलिस लाठीचार्ज पर कार्रवाई, प्रवासियों का वेरिफिकेशन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड जगह जगह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, इसलिए इसे भंग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों का वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। हिमाचल में बाहरी राज्यों के प्रवासियों को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। समुदाय विशेष की बढ़ती संख्या और बाहरी राज्यों से हिमाचल में उनके प्रवेश को लेकर लोग वेंडर पॉलिसी बनाने की सरकार से मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। मस्जिद विवाद और बाहरी तत्वों के हिमाचल में दाखिल होने को लेकर प्रदेश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल के जिला सिरमौर के शिलाई में स्थानीय लोगों और कारोबारियों ने बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से तुरंत इस मामले में दखल देकर इसमें कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हिमाचल को बचाने के लिए सब लोग आगे आए। यहाँ पे राजनीति को किनारा रख के हम सब अपने जमीन, जंगल जमीन की रक्षा करें, अन्यथा आने वाले समय में देश बांग्लादेश की तर्ज पे ना चले जाएं। इसलिए हम अपना क्षेत्र, अपना धर्म, अपना प्रदेश बचाएंगे। उधर कांगड़ा के धर्मशाला में भी इस मांग को लेकर व्यापार मंडल ने आज बाजार बंद रखे और रोष रैली निकाली। इस दौरान व्यापार मंडल ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर प्रवासी लोगों की जांच करने को लेकर प्रशासन से मांग भी उठाई है। व्यापारी भाइयों को एकत्रित किया है और उनको एक जगाने का, सब एक साथ हम, ये हिंदू एकता का प्रमाण भी है। और ताकि जो बाहर, हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे दुकानें ले रहे हैं किराए पर, उसके बाद वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि बाहर से और अपने वो समुदाय के लोगों को बुला रहे हैं। हमारा सरकार से सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि हमारा एक, ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं इनके ऊपर एक पूरी नज़र हो और इनकी रजिस्ट्रेशन हो। वहीं चंबा के चोरा में भी 55 पंचायतों को एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि बाहरी राज्यों से आने वाले फेरी वालों पर पंचायत प्रधान नजर रखें और इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि बाहरी प्रवासियों के पंजीकरण को सुनिश्चित किया जा सके। वहीं शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में एक सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें सरकार के मंत्री और विपक्ष के कई विधायक भी सदस्य बनाए गए हैं। ये कमेटी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर विचार करेगी और इस पॉलिसी को लेकर अपने सुझाव सरकार को देगी। इस बीच बाहरी प्रवासियों की मांग और समुदाय विशेष की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। और इस वक्त खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी वो खत्म हो गई है। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के बाद, तब के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी गर्मजोशी इन संबंधों में यहाँ पर दिख रही है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को बाहर तक छोड़ने यहाँ पर आए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत रही है दोनों नेताओं के बीच में। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर के इस वार्ता में ये मुद्दे आए हैं, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है। और ये बातचीत अब खत्म हो गई है दोनों नेताओं के बीच में। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करने के बाद बाहर निकले हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें छोड़ने आए हैं, उस वक्त के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है दोनों नेताओं के बीच में। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो द्विपक्षीय बातचीत थी वो ख़त्म हो गई है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। और उससे पहले ये जो दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत थी ये ख़त्म हो गई है। हम उस वक्त के दृश्य ये हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बातचीत को ख़त्म करके वहाँ से निकल चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को बाहर छोड़ने आए और ये अपने आप में दिखाता है कि कितने मजबूत दोनों देशों के संबंध हैं और कितने मजबूत दोनों नेताओं के निजी रिश्ते हैं। ये दृश्य यहाँ पर ये बयां कर रहा है। तो दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत हो रही थी, जो वार्ता हो रही थी वो ख़त्म हो गई है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से निकल चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को बाहर तक छोड़ने आए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है दोनों नेताओं के बीच में। कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दे इस बातचीत में वहाँ पर आए हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य को लेकर दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब इस बातचीत को ख़त्म कर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से निकले हैं, तब के दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे थे। और ये दृश्य हम उस वक्त के आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत के लिए। तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका वहाँ पर स्वागत किया और दोनों देशों के जो मजबूत संबंध हैं और इन दोनों नेताओं के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। ये दृश्य हम आपको तब के दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के लिए। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत ख़त्म हो चुकी है। ये उस वक्त के दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री वहाँ पर बातचीत के लिए पहुँचे थे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बातचीत रही है क्योंकि अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें, वैश्विक मुद्दों की बात करें, द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी मजबूत संबंध हैं। वो चाहे आर्थिक संबंध हों या रणनीतिक संबंध हों, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। और उसी के साथ जो वैश्विक परिदृश्य अभी बना हुआ है या क्षेत्रीय परिदृश्य की हम बात करें, बांग्लादेश की स्थिति है, उसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है। तो माना ये जा रहा है कि इन सभी मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना में सेवा बंद कर दी है, जिसे लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सीएम 200 करोड़ से ज़्यादा रुपये जहाज में खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनके पास अस्पतालों को चुकाने के लिए 600 करोड़ रुपये नहीं है। पंजाब सरकार जानबूझकर पंजाब के जरूरतमंद लोग, किसान, मजदूर, आर्थिक लोग पक्ष से कमजोर लोगों का जो आयुष्मान भारत के तहत इलाज होता था उसको रुकवाने का काम कर रही है। वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनका 600 करोड़ जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक वो पंजाब के जरूरतमंद गरीब, किसान, मजदूर का इलाज नहीं करेंगे। याद रहे 60% भारत सरकार पैसा देती है, केवल 40% स्टेट की गवर्नमेंट ने देना है। भगवंत मान जी की सरकार के पास 200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को प्राइवेट जहाजों में उड़ाने के लिए है, भारत सरकार के फंड देने को नहीं। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है। मुस्लिम समाज के लोग सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर शफात हुसैन ने बरेली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर
जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं उन्होंने केवल वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए हैं। जो भूमाफिया हैं, रजिस्टर्ड भूमाफिया जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, उनको मैं रजिस्टर्ड भूमाफिया कहूँगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रही है। और जो एक कहते हैं पुराने धन पर सांप जो है वो उस पर कुंडली मार के बैठ जाता है, उसी तरह ये भूमाफिया, रजिस्टर्ड भूमाफिया वक्फ की ज़मीनों पर कुंडली मारे बैठे हुए थे। दूसरे दलों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपा, बसपा और कांग्रेस ने एक भ्रम फैला रखा था कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। 14 से लेकर के और अब तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मुस्लिम विरोधी हो, जिसको मुस्लिम विरोधी कहा जा सके। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिल पास होकर रहेगा और उसका लाभ मुस्लिम समाज को मिलकर रहेगा। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे। वो मौजूदा एयर चीफ मार्शल BR चौधरी की जगह लेंगे। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दिसंबर 1984 में कमीशन प्राप्त लड़ाकू पायलट एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं। अपने करियर के दौरान एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एक ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और एक फ्रंटलाइन एयर बेस की कमान संभाली है। एक परीक्षण पायलट के रूप में उन्होंने मॉस्को में MiG-29 फाइटर अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया और स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के परियोजना निदेशक उड़ान परीक्षण भी थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी 2 दिवसीय लाओस यात्रा के अंतिम दिन 12वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक विकास पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विभिन्न देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार और विवादों के प्रभावी निस्तारण के लिए विश्व व्यापार संगठन में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न के साथ बैठक की। इस मुलाकात में आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITI-GA को और सुदृढ़ करने सहित भारत व आसियान के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लाओस के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मलाइथोंग कोमासित के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक और 12वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए उन्हें और उनके देश को बधाई दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 8 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इनमें से एक नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति राज्य में चलाए जा रहे नियद नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों में मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है। इस वर्ष अब तक 178 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जबकि विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल 378 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 के 20वें संस्करण का आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में समापन हो गया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों ओर से 600 सैनिकों ने प्रतिभाग किया था। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया, जबकि अमेरिकी सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अलास्का स्थित 11वें एयरबोर्न डिवीजन की 124 बटालियन के सैनिकों द्वारा किया गया। 12 दिवसीय ये युद्धाभ्यास 9 सितंबर को शुरू हुआ था। साल 2004 से ये युद्धाभ्यास हर साल दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास के आयोजन को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की और कहा कि भविष्य में वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इसके दौरान दोनों देशों की आर्मीज ने भाग लिया, जिसमें 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज रही जो कि UN मैंडेट के अंडर की गई, जिसमें इंडिविजुअल स्किल्स, प्लेटून लेवल
स्किल्स, टैक्टिक्स, कंपनी लेवल, बटालियन लेवल तक रिहर्स की गई, ताकि कभी भी ग्लोबली पीस कीपिंग मिशंस में दोनों देश किसी भी समय पर कहीं पर डिप्लॉय होकर इकट्ठे एक अपना अभ्यास कर सके। The 20th anniversary of Exercise Utabas, which just really celebrates a great partnership between the Indian Army and the American Army. And for us, this has just been a great opportunity to get our soldiers together to exchange both ideas as well as procedure, but then train together as well. Just a great opportunity to exchange ideas and really drive home the partnership between the two of us. पिछले कुछ दिनों में रेलवे ने कई रेल दुर्घटनाओं के प्रयासों को नाकाम किया है। बीती 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने और रेल दुर्घटना के लिए गैस सिलेंडर रखे गए थे, जिसे पुलिस प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की सजगता ने हादसे में परिवर्तित होने से रोक दिया। इससे पहले 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिस मामले में रेलवे पुलिस, एटीएस समेत तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। लगातार दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे और पुलिस प्रशासन सक्रिय है और निगरानी भी बढ़ा दी है। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर और डीआरएम उत्तर मध्य रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ट्रैक की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा कानपुर में रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का भी काम किया गया। पुलिस कमिश्नर कानपुर ने बताया कि जल्द ही इस मामले में और तथ्य सामने निकल कर आएंगे। जांच टीमें अपना काम कर रही हैं। कालिंदी में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसका जो नीयत था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि वो ट्रेन को डैमेज करना चाहता था। उस दृष्टिकोण से हम लोग जो डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स हैं, जो डिफरेंट क्लूज़ हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो साबरमती है वो हमारी इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से अभी ओपन रखा हुआ हम लोगों ने, और उस पर हम लोग फॉरेंसिक्स को भी भेज रखी है अपने रिपोर्ट्स। उसका भी हमारे रिपोर्ट्स अवेटेड है, डिटेल रिपोर्ट्स। मेनली एक समन्वय निरीक्षण था आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस और रेलवे प्रशासन के बीच में, जिसमें हम धन्यवाद अदा करना चाहेंगे सीपी साहब ने स्वयं इसमें निरीक्षण में भाग लिया, और हम लोगों को ने पूरे एरिया को, कानपुर के क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जिससे बाद आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि किस प्रकार हम लोगों को जो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ट्रैक की, उसको हम कैसे मिटिगेट करें। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई ने इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 14,064 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे भारतीय बाजार में मजबूती बनी है। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार 1 से 20 सितंबर तक एफआईआई निवेश 33,699 करोड़ रुपए रहा है, जिसके चलते इस साल अब तक देश में कुल एफआईआई निवेश 76,585 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस साल सितंबर में निवेश की दर सबसे अधिक रही। पिछले साल मार्च में ऐसा देखने को मिला था। विश्लेषकों का मानना है कि एफआईआई के निवेश से रुपये की कीमत में 0.4% की वृद्धि हुई है। इससे एफआईआई की खरीदारी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में पल्लीवाली मिशन द्वारा आयोजित छठे ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए राज्य के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पत्रकारों को सम्मानित किया। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र जोबनेर, रेनवाल और सांभर लेक में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर किया जा रहा है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन, बेटी जन्मोत्सव, पोषण व्यंजन प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार की जानकारी भी दी गई। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए ये पोषण माह मनाया जा रहा है। मोटे अनाज जैसे मोदी जी ने बाजरे पे विशेष जोर दिया है, तो बाजरे से क्या क्या रेसिपी बना सकते हैं। समुदाय में हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों पर है ना पोषण मेला मनाते हैं। कार्यकर्ताएं आंगनबाड़ी अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे मनाती है, फिर सेक्टर स्तर पर मनाते हैं, फिर परियोजना स्तर पर मनाते हैं। उसमें महिलाएँ आती हैं, उनकी गोद भराई कराई जाती है। 6 महीने जो बच्चे पूर्ण कर लेते हैं उनका अन्नप्राशन कराया जाता है।
हमें समाज की महिलाओं को और बच्चों को सबको इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे मोटा अनाज है, इसका सेवन किस प्रकार से किया जाए, कैसे अलग अलग रेसिपियों के अनुसार इसका सेवन किया जाए, और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, आयरन जिसमें ज़्यादा मिलता है वो कैसे खिलाया जाए, और विटामिन सी है जैसे खट्टे फल वगैरह है तो वो कैसे खिलाया जाए। इस प्रकार से हम महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये योजना है। इसमें एनीमिया, पढ़ाई भी और पोषण भी, एक पेड़ माँ के नाम हरित वृक्ष के तहत और स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक दिन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें सभी प्रकार के जो भी विभाग के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है और पोषण भी और पढ़ाई भी और स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जा रही है, जिसमें बच्चों का टीकाकरण, सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत गोद भराई, अन्नप्राशन, प्रवेश उत्सव एवं स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.4 ओवर में 270 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलेक्स कैरी ने 74 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान मिचेल मार्श ने 60 रन बनाए। जीत के लिए मिले 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 40 ओवर 2 गेंदों में 202 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।